हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में जो है आप लोगों को गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं उसी वीडियो को मैं आगे से इस वीडियो में आगे का पार्ट में क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। इस वाली वीडियो में हम लोग जो है 3 टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक, एक तो हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, एक हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, और एक हम जो है खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके इस वीडियो में ये कवर करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या था और जो इंडियंस थे उन्होंने उसका क्यों अपोज किया था, है ना। तो देखो, रॉलेट एक्ट जो है गांधी जी ने, जब अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई गांधी जी के 3 जो मूवमेंट थे वो सक्सेस हो गए थे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनको लगा कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई हमारी तो सारी पॉलिसी सब बेकार हो जाएंगी, प्लानिंग जो है। तो वो बहुत जल्दी से जितनी भी एक्टिविटीज़ जो चल रही थी देश के अंदर, उन्हें सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है एक एक्ट पास करते हैं। और वो एक्ट क्या है? वो ही रॉलेट एक्ट है। ठीक है, तो देखो आपको ईयर याद रखना है कि ये जो एक्ट था कब पास किया था। ये 1919 में पास किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। तो रॉलेट एक्ट, तो गांधी जी इन 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, तो अब गांधी जी जो है एक प्रस्ताव जो ब्रिटिशर्स ने उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रपोज किया गया है, और तो उसके अगेंस्ट जो है अब गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि भाई ये एक्ट था क्या, है ना। तो देखो, ये जो एक्ट जो है, दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे पास हुआ? बहुत जल्दबाजी में पास हुआ। जल्दबाजी में क्यों हुआ? उनको ये लग रहा था कि गांधी जी के सारे सत्याग्रह मूवमेंट जो थे वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे थे, तो यहाँ पर अब वो अपने खिलाफ जो लोगों के बीच में असंतोष, अनरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा था, उसे वो उसके थ्रू दबाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बहुत जल्दबाजी में हरीडली जो है दे पास द ये रॉलेट एक्ट। तो डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इंडियन मेंबर्स थे वो इस एक्ट का अपोज करते हैं, लेकिन तब भी वो उसे पास कर देते हैं। ठीक, तो देखो अब ये एक्ट है क्या कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो दिस गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, है ना, कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब गवर्नमेंट के पास में इनॉर्मस पावर, बहुत सारे अधिकार उनको दे देता है ये एक्ट जो है। अब वो अधिकार क्या है कि इस एक्ट के पास होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, है ना, याद रखिएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो अरेस्ट कर सकती है और 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, है ना, उसे वो जेल में डाल भी सकती है। तो ये था रॉलेट एक्ट, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट जो है आपका। तो रॉलेट एक्ट जो है दिस गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, है ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट कर सकती थी और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। तो देखो, इसका लोगों की जो नागरिक लोग की जो स्वतंत्रता थी, उनकी जो फ्रीडम थी, उसको वो पूरे तरीके से सप्रेस किया जा रहा है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो अब इसका एक्ट का अपोज किया जाएगा। तो अब इसका अपोजिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो कि हाउ डिड द इंडियन शो देयर डिसअप्रूवल टूवर्ड दिस एक्ट, है ना। इस एक्ट के अगेंस्ट जो था कि भाई हम डिसअप्रूवल, हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, है ना। तो इस एक्ट के को जो डिसअप्रूव कर रहे थे इंडियंस, तो उन्होंने कैसे उसके एक्ट के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट किया था। देखो, सबसे पहला देखो यहाँ पे गांधी जी जो थे, तो अब नाउ ही वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के अगेंस्ट जो है अपना एक मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज, जगह जगह पर देश में रैलीज जो है वो निकाली जाती हैं।
वर्कर्स जो हैं जो रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तो देखो वर्कर्स जो हैं वो सब जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं और शॉप क्लोज डाउन इन वेरियस सिटीज़, है ना, अलग अलग शहरों के अंदर जो थी, जो दुकानें थी, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। तो पूरे देश के अंदर एक बहुत ही कैओस सी सिचुएशन हो गई है, कोई काम नहीं कर रहा है, सब ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, तो अब ये तो इंडियंस ने किया, ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो देखिए कि हाउ डिड ब्रिटिश रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोकल लीडर्स थे देवर पिक्ड अप, है ना, उनको उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये तो उस एक्ट में कर ही रहे थे कि जो जितने भी लोकल जो भाई जो भी उनके अगेंस्ट था उसको अरेस्ट करना था, तो उन्होंने वो यही किया। यहाँ पर जो लोकल लीडर्स थे उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अमृतसर के अंदर महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी की दिल्ली में एंट्री के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये सारा उन्होंने जब किया तो ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, है ना, कि बहुत शांति से सत्याग्रही जो थे अपना कोई प्रोसेशन जुलूस जिसको हम बोलेंगे एक मार्च ऐसा निकाल रहे थे, तो वहाँ पर एक पुलिस के जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। जब वो कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, है ना, तो देखो कि जब पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया तो उससे क्या होता है कि इट प्रोवोक वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो भैया वहाँ पर जो बैंक थे और जो पोस्ट ऑफिस थे उन सब के ऊपर जो था अटैक करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जनरल डायर को वहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुला लेती है, जनरल डायर को कमांड दे दी जाती है और जनरल डायर जो है जब वहाँ पर आते हैं तो वो आते ही वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। अब दिमाग में कोई मार्शल लॉ क्या होता है, तो देखो ये एक तरीके से सैनिक रूल ही होता है और इसमें क्या है कि नागरिकों की जो सिटीजन्स जो होते हैं उनके पास में अपनी सिविल लिबर्टी जो होती हैं वो नहीं होते, उनको फ्रीडम नहीं होती है ना, घूमना फिरना, स्पीच देना, रैलीज करना, जुलूस निकालना, मीटिंग करना, ये सब जो है इसके अंदर अलाउड नहीं होता है। तो मैंने आपको एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो था भाई ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया और फिर उसके अगेंस्ट जो हमारे जो सत्याग्रही थे उन्होंने कैसे उसका अपोज किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो जलियांवाला बाग, अब ये जो इंसिडेंट हुई थी ये इंसिडेंट हुई थी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो देखो अभी आप पीछे सुन के आए हो कि जनरल डायर आ गए हैं और जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन है, पर अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे जो हर साल ही यूजुअली हुआ करता था, बैसाखी का दिन था और बैसाखी का वहाँ पे मेला लगता था। ठीक है, तो वह अब आज की जैसे तो मीडिया था नहीं कि भाई न्यूज़ एक जगह से दूसरे बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो लोगों जो पीपल थे देवर अनअवेयर रिगार्डिंग द मार्शल लॉ कि भाई अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगाए, हमें नहीं जाना है, ऐसा लोगों को नहीं मालूम था। तो वो लोग कुछ लोग जो थे वहाँ पर मेला अटेंड करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर असेंबल्ड हुए थे और कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर उस रॉलेट एक्ट का अपोज भी कर रहे थे, उसके बारे में वार्ताएं भी, मीटिंग भी चल रही थी, स्पीच भी दे रहे थे, ऐसा भी था, है ना। तो देखो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, ईयर याद रख लीजिएगा बिल्कुल। फिर यहाँ पर कि लार्ज क्राउड गैदर्ड इन बाग, सम ऑफ देम हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, है ना, दोनों ही बातें थी। लोग बैसाखी के मेला लगाए, मेला भी अटेंड करने आए हैं और लोग जो है रॉलेट एक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो इसी मीनवाइल क्या होता है कि अब वहाँ पे समवन जो है वो हैज़ इन्फॉर्म द जनरल डायर को ये पता चल जाता है कि भाई ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे जो सत्याग्रही हैं वो असेंबल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जब जनरल डायर जी जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जनरल डायर ही एंटर द एरिया, अब वो उस एरिया के अंदर चले जाते हैं, अपनी पूरी ट्रूप्स के साथ में चले जाते हैं और वो बिना वार्निंग के
अगर आप किसी से कुछ भी आपको एक्शन लेना है तो आप समय तो दोगे ना, कि भाई आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आप इस जगह को खाली कर दे, अदरवाइज मैं ऐसा कर दूंगा। तो उन्हें बिना डिस्पर्स का ऑर्डर किए जो था वहाँ पर उन्होंने अपनी जो ट्रूप जो सेना लेकर के गए थे उन्हें फायरिंग के ऑर्डर भी दे दिए। ठीक है, तो देखो डायर एंटर द एरिया और किलिंग 100। ठीक है, अब वहाँ पे उस इंसिडेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मारे जाते हैं। तो बाद में देखो फिर उसे पूछा गया भाई उसका मोटिव क्या था, इतने मतलब निर्दोष लोगों को उसने मरवा दिया, मार दिया, तो उसका मोटिव क्या था। तो वो मोटिव क्या बता रहे हैं कि ही वॉन्ट टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, है ना, वो लोगों के मन में एक मॉरल इफेक्ट, लोगों के दिमाग से उनको इतना डरा देना चाहता था कि क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर, है ना, एंड ऑफ, कि इतना कि ताकि वो फ्यूचर उनके अगेंस्ट जो है वो कुछ बोल ही ना पाए, है ना। तो ये उसका ये मोटिव था जलियांवाला बाग इंसिडेंट को कमिट करने का। अब देखो अब इस जलियांवाला बाग का अब लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये जो न्यूज़ जो है सारी कि भाई ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो ये जब न्यूज़ पूरे आसपास के एरिया के अंदर सारे में फैलती है तो लोग सड़कों पर आते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर भी फिर हम देखते हैं कि जो सत्याग्रही है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो ब्रिटिशर्स है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए जो सत्याग्रही जो हैं यहाँ पे, तो क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन नॉर्थ इंडिया, है ना, जगह जगह पर लोग सड़कों पर आ गए हैं, स्ट्राइक हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, पुलिस के साथ में मुठभेड़ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और पीपल वर फ्लॉज एंड द विलेजेस वर बॉम्ब, पूरे गांव के ऊपर उन्होंने बम गिरा दिए, लोगों को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोग गांव छोड़ करके भाग गए हैं। इतना ह्यूमिलिटेट किया उनको, इतना टेरराइज किया कि जो सत्याग्रही थे उन्होंने उन लोगों को एक तरीके से ये कह दिया कि तुम सड़कों के ऊपर चलोगे भी नहीं, है ना। तो उन्हें वो फोर्स करते थे। तो देखो क्या करते थे उन लोगों को कि बहुत ही ब्रूटल जो रिप्रेशन उनका किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब वो ब्रूटल रिप्रेशन क्या था कि सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, है ना, सड़क के ऊपर लेट के चलेंगे, कीड़े मकोड़े हो उसकी तरह, ऐसा वो सोचते थे ब्रिटिशर। और आप अपनी नाक को रगड़ोगे सड़क के ऊपर, जब कोई हमें सामने से कोई भी साहब आता हुआ दिखेगा, यानी ब्रिटिशर कोई भी दिखेगा, आप खड़े हो जाओगे, आप उन्हें सैल्यूट करोगे, फिर से आप ऐसे क्रॉल करोगे ऑफ द ग्राउंड। इस तरीके से उनको ह्यूमिलिटेट किया गया सत्याग्रही को। ठीक है, तो फाइनली देखिए जब गांधी जी ने देखा सीइंग वायलेंस स्प्रेड, अब ये सारी सिचुएशन से और दूसरी जगह पर भी वायलेंस होने लगा, तो जब गांधी जी को ये लगा कि भाई अब ये वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो नाउ ही गांधी जी जो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, है ना, तो वो मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रॉलेट सत्याग्रह। अगर आपको रॉलेट सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन आता है तो बेटे आप जो रॉलेट एक्ट से लेकर के जलियांवाला बाग पूरा का पूरा यहाँ तक जो है आप बताओगे। तो देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, तीसरा टॉपिक है मेरा इसका। तो देखो खिलाफत मूवमेंट क्या था। अब गांधी जी को ये लग गया है, सिचुएशन सारी हम देखते आ रहे हैं, गांधी जी को ये लगा कि भाई हमारा कोई भी मूवमेंट जो है बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाए हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अब गांधी जी जो है इसमें है कि भाई हम किस तरीके से दोनों कम्युनिटी को साथ में लेकर के लाया जाए। तो वाई खिलाफत, है ना, खिलाफत मूवमेंट गांधी जी क्यों शुरू करना चाह रहे थे। गांधी जी वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। गांधी जी को लग रहा है कि कोई भी हमारा आंदोलन जो है हिंदू मुसलमानों को साथ में लाए बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब उनको अब कोई इशू चाहिए था, तो देखो उन्हें खिलाफत इशू भी मिल गया। अब एक खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उस जब वो खत्म होती है एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, है ना, तो उसमें ऑटोमन टर्की जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, ब्रिटिश के अगेंस्ट था। तो देखो टर्की जो है वो हार गया है। अब हार गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या होता है
कि देयर वर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर। तो एक हमारे देश के अंदर एक अफवाह आती है, फैलती है कि भाई ऑटोमन एम्परर जो है उसके र्यूमर्स हैं, है ना, कि उसके ऊपर बड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत कठोर शर्तें लाद रहा है। क्या कर रहा है? इम्पोज कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई उसको उन्होंने डिपोज कर दिया, उसकी टेम्पोरल पावर जो है वो भी उसकी ख़त्म कर दी है और टर्की को ये लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके के कुछ र्यूमर्स जो थी वो इंडिया के अंदर आती हैं। जब ये र्यूमर्स इंडिया के अंदर आती हैं तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बच्चों कि ये जो खलीफा जो है ना, तो ये खलीफा जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड, एक आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। सारे मुसलमानों के मन में, जो मुस्लिम कम्युनिटी के मन में, इनके लिए, खलीफा के लिए बहुत खास इज्जत थी। ठीक है, तो अब जब इनको वहाँ पर डिपोज कर दिया गया, इनकी बेइज्जती हो रही है, जब ये बात मुसलमानों को इंडिया के अंदर पता चलती है तो वो सब के सब जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो गांधी जी के साथ में मिलकर के एक यूनाइटेड मास स्ट्रगल शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आप देखिए क्या होता है। तो खलीफा, आपको पता चल गया है कि खलीफा किसे कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर, तो टू डिफेंड द खलीफा पावर, अब खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी बनती है, कहाँ पर बनती है? इन बॉम्बे। ठीक है, याद रखिएगा, बॉम्बे में बनती है। कब बनी? 1919 में बनी। ठीक है, 1919 में खिलाफत कमेटी बनी। अब इसके जो लीडर्स थे वो लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, यंगर जनरेशन के लीडर है, मुस्लिम यंगर जनरेशन के लीडर हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब ये ही स्टार्ट टू डिस्कस विद महात्मा गांधी। तो ये गांधी जी के साथ में जो है बातचीत करते हैं किस बारे में? पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, कि भाई क्या हम लोग दोनों मिल करके इनके खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर सकते हैं, आंदोलन शुरू कर सकते हैं। गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगी, है ना, क्योंकि उनके दिमाग में तो पहले से चल रहा था कि भाई हमारा कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट जो है वो हिंदू मुसलमानों के साथ में लाए बिना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये बहुत जल्दी गांधी जी रेडी हो जाते हैं। तो देखो, गांधी जी सॉ दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। ठीक है, तो 1920 में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है और उस सेशन के अंदर गांधी जी जो है बाकी के जो लीडर्स हैं उन लोगों को तैयार कर लेते हैं एक यूनाइटेड स्ट्रगल जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करने के लिए, है ना। तो गांधी जी ही कन्विंस अदर लीडर टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन, है ना। अब नॉन कॉपरेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं, किस लिए? इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत, खिलाफत की सपोर्ट करने के लिए और आपके एज वेल एज स्वराज के लिए। ठीक है, स्वराज मूवमेंट के लिए भी, स्वराज के लिए भी। तो ये हो गया हमारा खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। तो 3 हमने पढ़ा, 3 टॉपिक मैंने कवर किया आपको, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू करना चाह रहे थे, कैसे वो इम्प्लीमेंट किया गया, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।